एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। और आपको पता है कि हमने पेपर 1 की ई बुक्स नवंबर 2023 में लॉन्च की थी। हमारी फर्स्ट इनिंग्स थी और क्या बना उसका रिजल्ट। 33 क्वेश्चन आए। कितने में से? 50 क्वेश्चन में से। कौन से एग्ज़ाम में? दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में। कौन सी शिफ्ट, कहाँ पर? पॉलिटिकल साइंस का जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें। उसको हम दिखाने जा रहे हैं। क्लेम नहीं कर रहे हैं, प्रूफ लेकर आए। ये प्रूफ वीडियो एक एक स्क्रीनशॉट के साथ दिखाएंगे कि कैसे आए हमारी ई बुक्स में से या हमारे पेपर 1 के बनाए हुए कंटेंट से। तो ये वीडियो एक तो प्रूफ वीडियो है और इसके साथ आपको देने जा रहे हैं हम नई ई बुक्स। क्या मतलब? इसका अपडेट वर्जन 2024 एडिशन इसी के साथ, इस वीडियो के साथ लॉन्च किया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसमें आपको एक मेन टेक्स्ट बुक मिलती है जिसमें सारा पेपर 1 का 10 यूनिट्स को हमने कवर कर रखा है शॉर्ट में, क्रिस्प पे। वो सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी। इसके साथ हमने PYQ भी लास्ट 5 ईयर के कवर कर रखे हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन डिटेल में। कौन से? यूनिट वाइज तरीके से। तो ये इस तरीके से की है। तो इससे पहले कि मैम आपको बताएं कि कैसे क्वेश्चन कौन कौन से आए, कहाँ कहाँ से आए, उनकी यूट्यूब की वीडियो से आए, ई बुक से आए, PYQ वाली बुक से क्या आया, उससे क्या आया, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप एक चीज़ समझ लेना कि हमने दो तरीके के क्वेश्चन को देखा है। एक है क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे ई बुक से आ रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। और एक है मेथड बेस्ड क्वेश्चन। मेथड बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है मैम ने आपको मेथड सिखाए थे, परसेंटेज कैसे निकालनी है, रेशियो कैसे निकालनी है, एवरेज कैसे निकालनी है, कोडिंग डी कोडिंग कराई थी कैसे करना है। तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर वो मेथड मैम से आपने सीखा था, हमारे पेपर 1 वाले मैम आपको पता है चैनल पर पढ़ाते हैं, तो उसको अप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कैटेगराइज किया है। तो चलिए फिर मैम से सुनते हैं। मैम अब आप बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। अब ये क्वेश्चन था फ्रॉम अडल्ट्स एंड लर्नर्स से और इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज योर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज A एंड B स्टेटमेंट्स जो थे वो करेक्ट थे। सो आप ये कैसे करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते थे? देखिए, हमने जो अपनी ई बुक थी पेपर 1 की रैपिड फायर रिवीजन ई बुक, उसमें बहुत क्लियरली मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन था फर्स्ट यूनिट, उसमें बहुत क्लियरली टेबल के थ्रू समझाया था कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं अडोलसेंट लर्नर्स के और क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं अडल्ट लर्नर्स के। क्योंकि PYQs में भी इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं एंड जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे, चाहे वो अकेडमिक आस्पेक्ट में हो, सोशल आस्पेक्ट में हो जैसे कि आप देख सकते हैं, या कॉग्निटिव आस्पेक्ट में हो, या फिर इमोशनल आस्पेक्ट में हो, सब हमने बहुत डिटेल में अपनी ई बुक में कवर करा है। एंड अगर आपने ये पोर्शन अच्छे से पढ़ा होता तो आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पाते चीज़ों को एंड यू वुड हैव इजीली आइडेंटिफाई कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एडोलसेंट लर्नर्स के और कौन से नहीं। सो येस, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द स्टेटमेंट क्वेश्चंस। इसमें टीचिंग सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन था, एडपजल और माइंडमेस्टर से, और जो करेक्ट आंसर था इसमें वो था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों फॉल्स है। वो दोनों फॉल्स क्यों थी? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स दे रखे थे एडपजल और माइंडमेस्टर, इनकी आगे की स्टेटमेंट्स वाइस वर्सा थी। क्योंकि एडपजल जो होता है वो यूज़ होता है क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वीडियोस इन एजुकेशन और माइंडमेस्टर को यूज़ करा जाता है माइंड मैपिंग के लिए इन एजुकेशन। हाउएवर, हमने अपनी ई बुक में ये चीज़ को डिस्कस करा था जो हमारी PYQ बुकलेट है अपार्ट फ्रॉम द रैपिड रिवीजन फायर था। क्योंकि PYQs में अगर देखें जून के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे और ये माइंडमेस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी टीचिंग सॉफ्टवेयर थे ये हमने अपनी PYQ बुकलेट में कवर करे थे व्हेन वी टॉक अबाउट 2023 सेशन, जिसमें आप देख सकते हैं माइंडमेस्टर का डायरेक्टली लिखा था कि इट इज़ एन ऑनलाइन माइंड मैपिंग टूल। डायरेक्टली सेम ही स्टेटमेंट दे रखी थी। सो इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करे थे टीचिंग सॉफ्टवेयर्स को अपनी PYQ बुकलेट में। बट हाउएवर, अब जो नई बुकलेट आ रही है 2024 एडिशन की, जिसके बारे में आपको सर ने बताया, उसमें हमने अपनी ई बुक में ही टीचिंग सॉफ्टवेयर्स को काफ़ी डिटेल में कवर करा हुआ है। वी हैव डिस्कस अराउंड 15 टीचिंग सॉफ्टवेयर्स इन डिटेल, चाहे माइंडमेस्टर हो, माइंड मैपिंग हो, एडपजल हो, जितने भी टीचिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं सारे हमने डिटेल में कवर करे हुए हैं। So yes, let's move with the next question. So the next question is related from the environment unit. Composting का क्वेश्चन था और इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर C, कि जो पहली स्टेटमेंट है रिगार्डिंग कंपोस्टिंग वो ट्रू है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो देखिए, ये जो कंपोस्टिंग का जो कंसेप्ट है आपके एनवायरनमेंट यूनिट से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट यूनिट में देयर इज द सब टॉपिक जो सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एक्सप्लिसिटली सिलेबस में मेंशन है। और हमने अपनी ई बुक में क्या करा है कि जो टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं भी आया पर अगर वो आपके सिलेबस में मेंशन है तो वो हमने ज़रूर कवर करा। इसकी सिलेबस जो मेंशन है वो तो सारा हमें एक्सप्लिसिटली कवर करना ही था। और उसी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने कंपोस्टिंग का कंसेप्ट भी बताया था। ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी कंपोस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू बायोगैस थ्रू एनारोबिक डाइजेशंस।
सो येस, वी हैव कवर्ड डिटेल्ड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इन आर ई बुक. सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं बल्कि जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन है, चाहे सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस या इलेक्ट्रॉनिक. सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ वाटर बॉडी इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स दैट इज नोन एज व्हाट. सो आपके ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जिन बच्चों ने ऑलिगोट्रॉफिक लगाया है वो भी करेक्ट आंसर है, और जिन बच्चों ने डिस्ट्रॉफिक लगाया है वो भी करेक्ट आंसर है. हाउएवर, ये जो कंसेप्ट था ये मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस में समझाया था. अगर आपको याद हो, एग्जाम से पहले जो वीडियोस कवर करी थी एनवायरनमेंट का, उसमें भी मैंने ये कंसेप्ट समझाया था कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का क्या कंसेप्ट होता है, कौन से ऑलिगोट्रॉफिक होते हैं, कौन से यूट्रॉफिक होते हैं. तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होती तो आप ये क्वेश्चन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते थे. सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट और बाकी जो यूट्यूब वीडियोस हैं पेपर 1 की, दे आर ऑल्सो वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू. सो आप लोग वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करिए जो पेपर 1 की हैं. वैसे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं हैं, सो जितनी वीडियोस हैं वो बहुत क्वालिटी कॉन्टेंट है, तो आप वो ज़रूर चेक करिएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1. Now the next question is related to logical reasoning. तो इसमें फैलेसी पूछी गई थी कि इस स्टेटमेंट में कौन सी फैलेसी है, और उसका जो करेक्ट आंसर था वो था अपील टू इग्नोरेंस. अच्छा, अब ये फैलेसीज जो हैं वो हमने अपनी ई बुक में भी कवर करी है, पर स्पेसिफिकली अगर अपील टू इग्नोरेंस की बात करी जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन PYQ में भी आया था, जो हमने अपनी PYQ बुकलेट में भी कवर करा था. जैसे आप देख सकते हैं, अपील टू इग्नोरेंस इसका आंसर था. ऐसी स्टेटमेंट दे रखी थी और उसमें हमने बहुत डिटेल में पॉइंट्स में बताया था कि अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी क्या होती है, किस एग्जाम्पल के थ्रू आप उसमें यूज़ कर सकते हैं. और उसमें मैंने देखिए इसमें क्लियरली मेंशन भी करा था कि अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी वो होती है जहाँ पे एब्सेंस होता है प्रूफ का. मतलब आप ये मान लीजिए या तो एब्सेंस है प्रूफ का या लैक ऑफ एविडेंस है, तो उस केस में अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी लगाई जाती है. और जैसे ही आपके क्वेश्चन में भी मेंशन था, और जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी यही मेंशन है कि नो वन हैज एवर बीन एबल टू प्रूव दैट ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. सो बिकॉज ऑफ लैक एंड नो एविडेंस देयरफॉर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग ऑन देयर ओन. तो ये कंक्लूजन लगाया गया था. तो ये जो फैलेसी है दैट इज अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी. ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जो अब नई ई बुक आ रही है, क्योंकि हमने फैलेसीज उसमें कवर करी थी, बट अब जो नई ई बुक आ रही है इसमें मैंने जितनी भी फैलेसीज हैं, फॉर्मल टाइप्स, जितनी भी फैलेसीज हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, उनके जितने भी टाइप्स हैं वो सब डिटेल में कवर करे हैं. आई हैव रिवाइज द लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन. सो वो फैलेसीज का, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी डाउट था और काफ़ी बच्चों की इसमें रिक्वेस्ट भी आई थी कि मैम फैलेसीज अच्छे से कवर करवाइए, तो वो अब आने वाली यूट्यूब वीडियोज़ में भी कवर कराएंगे. फैलेसीज हुआ, इंडियन लॉजिक का जो पोर्शन हुआ, एंड ई बुक में भी हमने कवर करा है. अब आने वाले जो न्यू एडिशन है उसमें सारी फैलेसीज डिस्कस करें, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी इंडियन लॉजिक को काफ़ी डिटेल में कवर करा है. सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हायर एजुकेशन. इसमें पूछा गया था कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जब पास हुआ था, इट वाज ड्यूरिंग द वाइसरॉय ऑफ विच वन. सो द करेक्ट आंसर वाज लॉर्ड कर्जन. सो अब ये जो क्वेश्चन है हायर एजुकेशन का, ये कमीशन से क्वेश्चन था. ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशंस. हमने अपनी ई बुक में सारे कमीशंस डिस्कस करें जितने भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रहे हैं, चाहे वो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया कमीशन हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कमीशन हो. यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो आपका प्री इंडिपेंडेंस इंडिया कमीशन है, और जो हमने डिस्कस करा था कि यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 वाला, उसमें पहली ही लाइन में हमने मेंशन करा है कि जो कमेटी थी वो इस्टेब्लिश करी गई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन. सो येस, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. सो ये तो एकदम पहले ही स्टेटमेंट से ही ये क्वेश्चन आ गया था. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रिसर्च एप्टीट्यूड. इसमें डिफरेंसेस स्टाइल से रिलेटेड पूछा गया था कि APA स्टाइल जो होता है उसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें फॉलो अप होती हैं. तो उसी के बेसिस पे 2 स्टेटमेंट्स दे दी गई थी, और इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर 2 कि जो दोनों स्टेटमेंट APA स्टाइल से रिलेटेड दे रखी थी वो करेक्ट नहीं थी, वो फॉल्स थी. हाउएवर, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर ई बुक, तो हमने अपनी ई बुक में रिसर्च का जो पोर्शन है उसमें फॉर्मेट्स एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग बहुत डिटेल में कवर करा है. जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द स्क्रीन. सबसे पहले ही जो हमने डिस्कस करा है वो आपका APA स्टाइल ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट कि ये जो इनके नेम्स होते हैं ना, फुल फॉर्म, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. बट इसके साथ साथ जो फॉर्मेट्स एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग है हमने कवर करे हैं, उसमें हमने सब एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया है कि लेट्स से अगर APA स्टाइल है तो सबसे पहले क्या आएगा, फिर ईयर आएगा, फिर टाइटल ऑफ द आर्टिकल आएगा. ऐसे ही हर स्टाइल का हमने कवर करा है. सो येस, यू कैन चेक दिस आउट. So you would have easily got the answers correct. So yes, let's move with the next question. So the next question is related to the objective of teaching. इसमें पूछा गया था कि कौन सा objective of teaching नहीं होता. So the correct answer was option number 3, that is कि to follow a rigid plan. क्योंकि teaching में आपको एक
रिजिड प्लान फॉलो नहीं करना होता है। टीचिंग आपको फ्लेक्सिबल बनानी होती है, आपको लर्नर्स की जो डिमांड्स होती है ना, और जो लर्नर्स हैं आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो ग्रीवियंसेस है उनको फॉलो अप करना होता है कि अच्छा मेरा जो स्टूडेंट है उसे इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो मैं उस टॉपिक पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करूँ, रादर देन कि नहीं मैं हर एक टॉपिक पे 10 मिनट ही दूंगा चाहे मेरे बच्चों को समझ में आए या ना आए। तो वो चीज़ नहीं करनी होती, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है टीचिंग का, राइट। और इसी टाइप के जितने भी ये कॉन्सेप्ट्स थे टीचिंग के वो सब हमने ई बुक में कवर करा हुआ था, और ये मेरे ख्याल से फर्स्ट ही पेज नंबर होगा जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग डिस्कस करे थे। एंड व्हेन यू से सी कि जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स मैंने इसमें बताए हैं उसमें अगर आप देखें तो 4th पॉइंट में ही मैंने मेंशन करा था कि टू इनकरेज द स्टूडेंट लर्न एंड थिंक फॉर देमसेल्व्स, राइट, एंड टू हेल्प द स्टूडेंट्स की वो एडजस्ट कर पाएँ। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एडजस्टिंग तो इससे आपको पता चल रहा है कि जो टीचिंग का नेचर है दैट इज़ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, रिजिडिटी की कहीं बात नहीं हो रही। तो अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव्स देखे होते, सो अगर आपने ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं हमारी बुक से, सो यू वुड हैव इजीली गिवन द करेक्ट आंसर। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question was related to the characteristics features of open-ended questions in survey research. So yes, the correct answer for this question is option number 2, that is B and C only, that they are useful for exploring new areas and they are time consuming for interviewers to administer. Now apart from that, if we talk about open-ended questions, so open-ended questions से काफ़ी questions आपके PYQs में आए हुए हैं, and जो PYQ बुकलेट थी उसमें भी देखिए कि डायरेक्ट open-ended questions से questions आए थे और इसी टाइप में ही आए थे कि देखिए स्टेटमेंट्स ही दे रखी थी, है ना। तो हमने जो आंसर था और जो एक्सप्लेनेशन था वो देखिए कितना डिटेल में दे रखा है। वी हैव गिवन सो मच डिटेल ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि अगर आपने सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लिया होता यू वुड हैव ईजिली गिवन द आंसर्स। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, सर्वे रिसर्च में ये क्या ऑफर नहीं करते हैं, एवरीथिंग इज मेंशन इन द ई बुक एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इन द PYQ बुकलेट. सो येस, देयर यू कैन फाइंड द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू द increasing order of prescribed pollutants on the principles of CPCB. So for that the correct answer was for question number 10th was 4th, that is C, B, A and D. So yes, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते थे क्योंकि ई बुक में मैंने बहुत क्लियरली मेंशन करी हुई हैं ये चीज़ें. ई बुक में मैंने ये ट्राई करा है कि कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो आपको मिले बट इसके साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिले एंड जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी. क्योंकि देखो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपने पढ़ा चीज़ें स्टोरी की तरह समझी, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाएंगी. पर इधर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें मेन आता है आपका टारगेट करना, क्योंकि मेन कॉम्प्रीहेंडिंग प्रॉब्लम आती है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में, बिकॉज उसमें आपको फैक्ट्स याद रखने हैं, ईयर्स याद रखने हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है. जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखते हैं, ईयर ऑफ पब्लिशिंग याद रखते हैं. सो ऐसे ही पेपर 1 में ये जो पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये इस टाइप के हमने चीज़ें मेंशन करी हुई थी ई बुक में. नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम भी करा था, उसका क्वालिटी इंडेक्स भी करा था. एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड एंड दिस वाज द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ 12 पॉल्यूटेंट्स, कौन सा किस लेवल पे आता है, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो येस, अगर आपको ये याद होता 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स, सो इट वुड हैव बीन ईजियर फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. So the next question is, which of the following are the national coordinators for the best quality content in SWAYAM? So yes, the correct answer for this question was option number 2, क्योंकि NCTE जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर नहीं है स्वयं का. NCTE is what? NCTE is your National Council for Teacher Education, right? अब ये जो क्वेश्चन है ये तो जिसने मेरी वीडियोस फॉलो करी हैं या हम लोग का चैनल फॉलो करा है फॉर पेपर 1 वो गलत कर ही नहीं सकता था, बिकॉज स्वयं तो मैंने बहुत डिटेल में सिर्फ स्वयं के ऊपर ही एक वीडियो चैनल पे डाली है बना के. अगर आप देखें एवरीथिंग अबाउट स्वयं इन 1 वीडियो, एंड आई कैन मेक श्योर कि अगर आपने ये वीडियो देखी है तो स्वयं से अगर कोई टॉपिक कोई क्वेश्चन आ रहा है स्वयं टॉपिक से तो वो आपका गलत जाएगा ही नहीं. उसमें सारा हमने कवर करा था स्वयं की जितनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कब लॉन्च हुआ था, क्या टैगलाइन है, कैसे फंक्शनिंग है, क्या प्रिंसिपल्स है, कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. तो यूट्यूब वीडियोस आर वेरी मच हेल्पफुल, आप ज़रूर देखिए. अपार्ट फ्रॉम दैट ई बुक की अगर बात करें तो ई बुक में भी देखिए बहुत ही एक्सप्लिसिटली मैंने मेंशन करा हुआ है स्वयं के सारे फीचर्स, जितनी भी रेलिवेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी चाहिए. नेशनल कोऑर्डिनेटर्स भी सारे मेंशन करे गए थे अलॉन्ग विद द फुल फॉर्म. और देखिए जहाँ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है या स्वयं है उसमें मैंने मेंशन भी करा है हाईलाइट करके कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखो हाईलाइट हो रहा है कि ये 2022 शिफ्ट 2 में इसमें से क्वेश्चन आया है नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में, 2021 में स्वयं से क्वेश्चन आया. तो ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी बना के डाली, अब ज़रूर चेकआउट करिएगा. सो येस, दिस वॉज अबाउट दिस टॉपिक. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज
न्यूक्लियर पावर रिएक्टर से क्वेश्चन था। एंड जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू हैं। अब ये भी आपके एनवायरनमेंट पोर्शन का पार्ट है और न्यूक्लियर एनर्जी या जितनी भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं वो हमने अपनी ई बुक में कवर करी हैं बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन था। तो वी हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी भी न्यूक्लियर एनर्जीज हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं वो भी हमने कवर करी है अपनी वीडियो। न्यूक्लियर रिएक्शंस, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर फिजन्स, एवरीथिंग इज मेंशन इन द ई बुक, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा हो तो यू वुड हैव इजीली गो थ्रू द क्वेश्चंस। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू इन द केस ऑफ मेटा कम्युनिकेशन। सो मेटा कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड दैट बी, सी एंड डी। अब कम्युनिकेशन जो यूनिट है उसमें हमने डिटेल में कवर करा जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। लाइक वी हैव कवर्ड अराउंड 13 to 15 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और मेटा कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें मैंने मेंशन भी करा था, हाईलाइटेड कि इट इज़ दिसंबर 2019 में ये पूछा गया है, दिसंबर 2020 में पूछा गया है। तो मेटा कम्युनिकेशन को हमने बहुत ईजिली मेटा कम्युनिकेशन को बहुत हमने ईजी टू कॉम्प्रीहेंड, क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स में कवर करा हुआ था। एंड इसके अलावा जितने भी कम्युनिकेशंस के टाइप्स होते हैं वो भी हमने कवर करे हैं। तो मेक श्योर कि आप जितने भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उससे गो थ्रू हो। एंड सो येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक एंड इट इज़ वन ऑफ द, सो येस दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड मेटा कम्युनिकेशन को हमने बहुत प्रिसाइजली अपनी ई बुक में कवर करा हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट PYQs जो थे वो तो PYQ बुकलेट में आपको मिल ही जाएंगे। So yes, let's move with the next question. So the next question is which among the types of variables can not be ranked ordered? और इसका correct answer था option number first, that is nominal. So however, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पार्ट है, बट हाउएवर नॉमिनल स्केल्स से आपको PYQs भी देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप देखें PYQ बुकलेट में इससे क्वेश्चन आया था और इसमें बहुत ही प्रिसाइजली जो एक्सप्लेनेशन है उसमें फर्स्ट लाइन में ही मैंने ये बताया था कि जो नॉमिनल स्केल्स होते हैं दे आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट जो असाइन करते हैं वैल्यूज एंड लेबल्स टू डिफरेंट कैटेगरीज। सो येस, जितने भी PYQ बुकलेट में जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और ये एक्सप्लेनेशन ही इतना ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव है कि आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन पढ़ा होता नॉमिनल स्किल से रिलेटेड तो यू वुड हैव इजीली गॉट थ्रू द आंसर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च एप्टीट्यूड में भी हमने इस बार ई बुक में काफ़ी नए चेंजेस लाए हैं और जितने भी टेस्ट होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है वो सारा टॉपिक हमने डिटेल में कवर करा हुआ है। सो येस, दैट यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू ICT। तो दो स्टेटमेंट्स थी, वायरस से रिलेटेड थी, एक डिनायल ऑफ सर्विस से रिलेटेड थी। एंड इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों ट्रू हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ICT में हमने काफ़ी चीज़ें अपनी ई बुक में कवर करी हैं और देखिए जैसे ई बुक में जितने भी टाइप्स ऑफ मालवेयर होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, वो हमने डिस्कस करे हैं। और पहले ही नंबर वायरस का है जिसमें हमने साफ साफ बताया कि वायरस जो होता है वो रेप्लिकेट करता है सिस्टम में इन्फेक्ट होने के बाद, है ना, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो क्वेश्चन था वो PYQ में भी आपको देखने को मिलेगा। PYQ में देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था वायरस और डिनायल ऑफ सर्विस से रिलेटेड एंड ये इसका आंसर हमने करेक्ट बताया था और डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि क्या होता है वायरस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये PYQ का भी वी कैन से PYQ इंस्पायर्ड क्वेश्चन भी था। सो येस, PYQ बुकलेट एज वेल एज द ई बुक दोनों में ये जो स्टेटमेंट्स थी एक्सप्लिसिटली मेंशन थी। इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू यू वुड हैव इजीली गिवन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये क्वेश्चन था एंड इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट वाज योर ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 41। सो ये कैसे सॉल्व करना था दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज इन द यूट्यूब वीडियोज़ की, मतलब ई बुक में तो ये चीज़ मेंशन है ही कि मैंने पूरे से बताया है कि क्या कोडिंग एंड डिकोडिंग का कंसेप्ट होता है, कितने टाइप्स की कोडिंग होती है, लेटर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग होती है, सिम्बॉलिक कोडिंग होती है। बट ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने जो मैथमेटिकल रीजनिंग की वीडियो थी उसमें आपको समझाया था सॉल्व करना कि कैसे सॉल्व करना है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग्स को कैसे कोड करना है नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। तो ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था आपको। अगर आपने ये वीडियोस देखी होती तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लेते। ये बहुत इजी क्वेश्चन भी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग और इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट A and B आर द करेक्ट आंसर। सो इसमें बेसिकली रूल को आइडेंटिफाई करके आपको स्टेटमेंट चूज करनी थी कि इफ़ दे आर टू स्टेटमेंट्स जो ऐसे रिलेटेड हैं कि उनमें से एक फॉल्स है एंड देन अदर मस्ट बी ट्रू, एंड अगर दोनों ट्रू नहीं हो सकती एक टाइम पे तो ये जो रिलेशन है वो कौन से तो ये जो रूल है वो कौन से रिलेशनशिप्स में फॉलो अप होता है। तो ये देखिए हमने बहुत
प्रिसाइजली अपनी ई बुक में कवर करे हुए हैं, जितने टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है, जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, चाहे कॉन्ट्राडिक्टरी हो, कॉन्ट्ररी हो, सब कॉन्ट्ररी हो, राइट, सब अल्टर्न हो, तो उनके जितने भी रूल्स हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, उन्हें बहुत क्रिस्प एंड प्रिसाइज क्लियर पॉइंट्स में आपको ई बुक में देखने को मिलेगा। और ये जो रूल है ये सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप का रूल है, बहुत एक्सप्लिसिटली आपको ई बुक में मेंशन है ये चीज़। सो अगर आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी होती तो यू वुड हैव ईजिली गॉन थ्रू इट। आपको क्या करना था कि आपको जितने रिलेशनशिप्स थे उनके जितने भी रूल्स हैं वो याद रखने थे, एंड रूल्स के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि जैसे सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप है वो यूनिवर्सल, जैसे कि सब कॉन्ट्ररी जो रिलेशनशिप है उसका ये रूल था। तो सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप किस में होती हैं? सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होती हैं यूनिवर्सल, सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप होती हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव के बीच में। तो अब जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते थे कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव कौन सी थी। तो पर्टिकुलर अफर्मेटिव थी सम कार्स आर vehicles and particular negative थी some cars are not vehicles, so that corresponds to A and B. So yes, the correct answer was A and B, right? So let's move with the next question. So the next question was related to your direction question, और इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विच इज़ नॉर्थ। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना था ई बुक में मेंशन है ही, बट मैंने आपको यूट्यूब वीडियोस में सॉल्व करना भी बताया था कि क्या क्या मेथड है इनका, कैसे सॉल्व करने होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्शंस वाले। तो डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, कौन कौन सी डायरेक्शंस कहाँ पे होती हैं, किस हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन्ड यू। सो येस, डू चेक आउट द यूट्यूब वीडियोज़। So yes, do check out the YouTube videos as well अपने concepts को clear करने के लिए। So let's move with the next question. So the next question is related to your relationships. So yes, इसमें जो correct answer था that was option number first which was husband. सो जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ई बुक में दे रखी है ब्लड रिलेशंस के ऊपर, कि क्या डायरेक्ट रिलेशनशिप होते हैं, क्या एक्सटेंडेड रिलेशनशिप होते हैं, कैसे जनरेशन गैप्स को आइडेंटिफाई करना है। एंड इसके साथ साथ मैंने वो क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं ब्लड रिलेशंस के, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं एक्सप्लेनेशन में डायग्राम के थ्रू, एवरीथिंग इज देयर इन द ई बुक एज वेल एज इन द PYQ बुकलेट, और ये मैंने यूट्यूब वीडियोस में भी सिखाए थे। सो येस, अगर आपने ये चीज़ अच्छे से फॉलो अप करी है सो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते थे। So let's move with the next question. So the next question is related to logical reasoning. तो इसमें पूछा गया था again the same question कि some non-realists are not non-philosophers. इसमें जो correct answer था for question number 20 that was question number first कि some philosophers are not realist. So yes, अब again you have to go through the entire rules and regulations, जितने भी rules होते हैं सारे relationships के. If you would have gone through these rules and आपने ये चीज़ याद कर ली तो आप easily ये वाले question solve कर सकते हो जो logical reasoning के आते हैं। बस द ट्रिक इज़ कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे आपको ये रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आई ट्राई कि बहुत ईजी वे में मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ एंड प्रैक्टिस भी करवाऊँ क्वेश्चंस भी। सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नंबर सीरीज. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म कि 430 के बाद कौन सा टर्म आएगा इधर, एंड द करेक्ट आंसर वॉज and the correct answer for question number 21 was option number second, that is 876. So yes, अब ये कैसे आया था वो मैं आपको जो हमारी पेपर एनालिसिस की वीडियो आएगी उसमें मैं डिटेल में समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप. सो अभी इस वीडियो के बाद डायरेक्टली पेपर एनालिसिस वीडियो आएगी जिसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे एंड उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा बहुत डिटेल में होगा स्टेप बाय स्टेप की कैसे निकालना है. बट फिलहाल ये प्रूफ वीडियो तो मैं इसमें बताना चाहूँगी कि नंबर सीरीज हमने की ई बुक में कवर करी हुई थी. ठीक है, कि जितनी भी नंबर सीरीज होती हैं चाहे वो अरिथमेटिक हो, जियोमेट्रिक हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, वो सब हमने ई बुक में कवर करा है एंड सब रिवाइज करी है दोबारा से, अच्छे एग्जांपल्स उसमें ऐड करे थे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस टाइप के जो भी नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस थे उसमें मैंने देखिए आप देख सकते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया था, और जितनी टाइप्स ऑफ सीरीज हैं सबको एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे सॉल्व करना है ये बताया था. So the next question is which of the following is not a benefit of mind mapping. So the correct answer for this question is option number 4 कि making information more difficult to comprehend, क्योंकि ये फीचर नहीं होता माइंड मैपिंग का. How you can identify this, because हमने ई बुक में भी ये चीज़ कवर करी है एंड PYQ बुकलेट्स में जो माइंड मैपिंग टूल्स होते हैं उसमें ही आप देख लीजिए जितने टूल्स हैं सब में बताया है कि जो टूल्स होते हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं कि आप यूज़र को इंटरैक्टिव कंटेंट दे सको, चीज़ें इजी टू कॉम्प्रीहेंड हो सके. तो उससे तो बहुत सबसे पहला तो चीज़ यही है कि इजी टू कॉम्प्रीहेंड मटेरियल बनाना है रादर देन रिजिड, रादर देन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड. सो उससे ही आप आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट कर सकते थे इस ऑप्शन को. सो येस, दिस इज हाउ यू वुड हैव ईजिली गॉन थ्रू दिस आंसर.
सो येस, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, और इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि जो सी एंड डी स्टेटमेंट्स हैं दे आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, जो आप फॉल्स इन्फर्ट कर सकते थे. हाउ? सो अगेन यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स एंड रेगुलेशंस एज वेल. और ये जो स्टेटमेंट थी ये कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप की स्टेटमेंट्स की, कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो साथ में ट्रू नहीं हो सकती बट वो दोनों फॉल्स हो सकती हैं. एंड जो रूल्स हैं वो सब मेंशन हैं, बट इसके साथ एग्जांपल्स भी हैं कि आप आइडेंटिफाई कर सको और आप समझ सको चीज़ों को. सो येस, दैट वाज हाउ इट यू. सो येस, अगर आप ये रूल्स याद रखते आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कि ये कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप की स्टेटमेंट्स एंड यू वुड हैव इजीली आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. सो नाउ लेट्स मूव विद द नेक्स्ट पोर्शन. सो द नेक्स्ट पोर्शन इज ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन. डाटा इंटरप्रिटेशन के मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है. हर सेट में 5 क्वेश्चन होते ही हैं, मतलब 10 मार्क्स. सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. डाटा इंटरप्रिटेशन ई बुक में बहुत डिटेल में कवर है. डाटा इंटरप्रिटेशन PYQs जितने हैं सारे कवर्ड हैं विद एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप. तो अगर आप सिर्फ ई बुक्स और PYQ बुकलेट देख लेते तो भी आप इजीली क्वेश्चंस को आंसर कर सकते थे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने यूट्यूब में भी इस चीज़ को कवर करा था. यूट्यूब वीडियोस में जितनी भी DI की वीडियोस हैं, चाहे वो टिप्स वाली वीडियोस हो या फिर हाउ टू सॉल्व डाटा इंटरप्रिटेशन मेथड्स, तो सब में मैंने हर वीडियो में मैंने बताया परसेंटेज कैसे निकालनी है, उसका कंसेप्ट, एवरेज, रेशियो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग. इवन तो इस वाली वीडियो में भी देखिए एवरेज क्या होता है, कैसे निकालना है, विद एग्जांपल मैंने बताया था. परसेंटेज, राइट, रेशियो, तो प्रपोर्शन, ये सारे बेसिक्स होते हैं जो डाटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने के लिए आपको आने चाहिए. तो सिर्फ आपको रीड नहीं करना था डाटा इंटरप्रिटेशन ई बुक में से. अगर आपने वो करा है और आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी यूट्यूब वीडियोस में समझाया था. सो येस, अपार्ट फ्रॉम दैट मूविंग विद द फर्दर्स कि कैसे देखते हैं कैसे आप मेथड यूज़ कर सकते थे. डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर हमारा फाउंडेशनल कोर्स भी आने वाला है जिसमें आई ट्राई टू कवर द एंटायर टॉपिक ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन, बिकॉज ज़्यादातर बच्चों ने यही डिमांड करी थी कि मैम मैथ्स वीक है, DI सॉल्व करना समझा दीजिए. तो हाउएवर अब क्योंकि हम फाउंडेशनल कोर्स लाएंगे जिसमें सारा जो DI है कैसे सॉल्व करना है, जो जो कंसेप्ट यूज़ होते हैं DI सॉल्व करने में, सब एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा आपको एज अ बिगनर. सो येस, मूविंग फॉरवर्ड, तो जैसे अब जो क्वेश्चंस थे मेथड बेस्ड क्वेश्चन थे. अब जैसे आप जो पहला क्वेश्चन था इसमें ये जो क्वेश्चन था रेशियो से आप निकाल सकते थे. आपको बस रेशियो निकालना आना चाहिए था. रेशियो कैसे निकालते हैं वो मैंने यूट्यूब वीडियोस में सिखाया था. बस करना क्या था आपको कि वैल्यूज़ निकालनी थी. तो आपको इन सब की वैल्यूज़ निकालनी थी, राजस्थान, तमिलनाडु, जितने भी स्टेट्स थे, और फिर देखना था कि उनमें से किसका रेशियो जो है वो 52:23 था. ठीक है. सो येस, ऐसे आपको इस चीज़ को निकालना था, रेशियो का यूज़ करना था इसमें. तो रेशियो कैसे निकालना था वो मैंने आपको सिखाया वीडियोज़ में. अच्छा, डाटा इंटरप्रिटेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं कैसे सॉल्व करने हैं स्टेप बाय स्टेप, ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन था वो पेपर एनालिसिस वीडियो आई उसमें कवर्ड है, तो उसमें वो चीज़ मैं कवर नहीं कर रही. इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होनी थी. तो ये इसमें एक रेशियो का कंसेप्ट यूज़ होना था जो हमने आपको सिखाया था. देन ये डायरेक्ट क्वेश्चन था. मैंने जब अपनी डाटा इंटरप्रिटेशन की वीडियोस भी डाली थी उसमें मैंने बताया था कि DI में ये होती है चांसेस कि 1 और 2 क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, बस आपको डाटा एनालाइज करके ही आप निकाल सकते हो सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के थ्रू. तो इसमें भी यही था. इसमें डिफरेंस पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको डिफरेंस में माइनस करना था कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है डिफेंस सेक्टर का गुजरात में फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन एंड इंश्योरेंस सेक्टर इन MP टुगेदर. बट द ट्रिक वॉज कि क्वेश्चन जो थे इस बार DI के आपके वो थोड़े लेंदी ज़रूर थे, लेंदी थे, कैलकुलेटिव थे. तो इट वॉज मच मोर टाइम टेकिंग जिसकी वजह से बच्चे पैनिक कर रहे थे. वरना अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते तो ये आप इजीली कर सकते थे. टफ नहीं था, बस यही था कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे परसेंटेज एंड रेशियो के, और कैलकुलेटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए थी. बाकी जो 3 क्वेश्चंस थे DI में वो भी आप देख लीजिए. सब में परसेंटेज ही पूछा गया है कि आंध्र प्रदेश के फार्मास्यूटिकल सेक्टर कितना % लेस है फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट सेक्टर एंड टेलीकॉम सेक्टर इन दिल्ली. सो ये जो परसेंटेज आपको दे रखी थी और फिर वैल्यूज़ दे रखी थी, तो वो आपको कोरिलेट करके वैल्यूज़ निकालने में टाइम जा रहा था. तो वो आपको करना आना चाहिए था. वो कैसे निकालनी थी, परसेंटेज को कैसे निकालना होता है किसी वैल्यूज़ में, वो हमने ऑलरेडी आपको सारी वीडियोज़ में सिखाया हुआ है. ई बुक में भी है, PYQ बुकलेट में भी है, एंड अब आने वाले कोर्सेज में तो और डिटेल में हम समझाएंगे. सो ऐसे ही 4th क्वेश्चन भी परसेंटेज से रिलेटेड था, और जो 5th क्वेश्चन था वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सबको ऐड करना था टोटल वैल्यूज निकाल के. सो येस, दीज वर योर DI क्वेश्चंस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. सो हाउएवर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर अभी तक कोई यूट्यूब वीडियो नहीं आई है, बट वी विल बी ब्रिंगिंग इट सून सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ जाए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन
कॉम्प्रीहेंशन के जितने भी PYQs हैं वो बुक में मेंशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सॉल्व करना है वो भी ई बुक में बताया था, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चन को पहले रीड करना है, फिर आपको पैसेज को स्किम करना है, ठीक है, एक्टिव रीडिंग करनी है, आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपने ये 5-6 स्टेप ही फॉलो कर लिए होते तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के तो 5 के 5 क्वेश्चन आपके सही होते। कैसे, आइए देखते हैं। सिर्फ आप यही स्टेप्स याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, स्किम पैसेज करना है एक्टिव रीडिंग के थ्रू, और कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए अब पहला जो क्वेश्चन था तो ये था आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आया था। अब क्वेश्चन था कि अपीलिंग कलर्स जो होता है बटरफ्लाइज का वो कौन कौन से पर्पजेस सर्व करता है। तो जो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज B, C एंड E। इवेट प्रेडेटर्स, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड अट्रैक्ट मेट्स। अगर आप डायरेक्ट अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे जाइए तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो थर्ड लास्ट लाइन है, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट पैरा, उसमें डायरेक्टली आप देख लीजिए इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन कि जो अपीलिंग कलर्स होता है बटरफ्लाइज का वो किस लिए होता है, इवेट प्रेडेटर्स, अट्रैक्ट मेट्स, ठीक है, एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो आपने क्या करा, क्वेश्चन रीड करा, जो कीवर्ड था उसे आइडेंटिफाई करा, पैसेज को पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं थी, बस आपने वो देख लिया कि कीवर्ड पूछा गया था कि अपीलिंग कलर्स किस लिए होता है। अगर आपने सिर्फ वही कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके पैसेज को स्किम करा होता, आपको बिना टाइम वेस्ट हुए आपको करेक्ट आंसर मिल जाता। ना ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि कंपेयर टू मॉथ्स जो बटरफ्लाइज होती हैं वो क्या होती हैं। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज A एंड D, कि इनकी बेटर विजन होती है और ये मोर कलरफुल होती है। अब ये कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए सीधे की सीधे आप पार्ट 1 में जो लास्ट 4th लाइन है उसमें साफ साफ दे रखा है कि जो बटरफ्लाइज होती हैं उनका मोर एक्यूट विजन होता है, ठीक है, एंड दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इनका अट्रैक्टिव कलर्स की वजह से होते हैं, अपीलिंग कलर्स होते हैं, दे इवॉल्व। सो कुछ नहीं करना था, बस कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना था, और ये पैसेज में आपको एक्सप्लिसिटली मेंशन था। ये पैसेज भी इजी था क्योंकि इतना ज़्यादा टफ आउट ऑफ पैसेज क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चंस जो थे वो सिर्फ पैसेज की इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड थे, एंड अगर आप सिर्फ वही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते जो बुकलेट में बताई गई, यू वुड हैव इजीली गॉन थ्रू दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question was statement questions. 2 statements दे रखी थी, and now you have to identify which among the following is the correct one. So the correct one was option number 1 की जो दोनों statements है वो दोनों correct हैं। How, let's see. So देखिए जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे 6th लाइन जो है उसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि जो बटरफ्लाइज होती हैं वो स्पेशलाइज मॉथ होती है, जो पहली स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कब हुई थी, जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुआ था। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है सिर्फ कुछ नहीं रीड करनी थी, आइडेंटिफाई करना था कीवर्ड, एंड यू हैव द आंसर। सी दिस इज ऑलरेडी मेंशन इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एज वेल। Then the next question was related to apposematism, ठीक है, कि apposematism is a combination of what. So now you have to choose the correct answer, और इसमें जो correct answer था वो तो ऑप्शन नंबर 3 की C एंड D जो दे रखा है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको क्या करना था, सेम आपने ये कीवर्ड देख लिया क्वेश्चन का apposematism, तो अब आप जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे और देखेंगे कहाँ है apposematism। आपने स्किम करा पैराग्राफ को तो आपको मिल गया कि सेकेंड पैराग्राफ में पहला ही जो सेंटेंस है दैट बिलोंग्स टू apposematism, और इसके फीचर्स उसमें साफ साफ दे रखे हैं कि 2 फीचर्स हैं, डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स वाला फीचर है एंड ऑल्सो टॉक्सिक प्लांट्स वाला है कि बटरफ्लाइज विद इन टॉक्सिन्स डेवलप ब्राइट विंग्स पैटर्न्स। तो ये पूरी स्टेटमेंट्स जो है वो आपके क्वेश्चन में मेंशन थी, एंड यू वुड हैव इजीली गॉन द आंसर्स करेक्टली। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज कि बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट्स कब सेपरेट हुए थे। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 3 कि 150 to 200 मिलियन ईयर्स अगो। आप डायरेक्टली अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखेंगे बहुत ही एक्सप्लिसिटली नंबर्स तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने साफ साफ देखा है कि सेपरेटिंग सिस्टर ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स फ्रॉम बटरफ्लाइज वाज 150 to 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी, एक बार दोबारा देखते हैं। क्या क्वेश्चन को रीड करना है, पैसेज को स्किम करना है, एंड एक्टिव रीडिंग के थ्रू आपको बस कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं और उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। तो अगर आपने सिर्फ यही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी होती, यू वुड हैव इजीली गॉन विद एवरी क्वेश्चन राइट इन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन। हाउएवर इन द कमिंग सेशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर वीडियोज भी लाएंगे प्रैक्टिस करवाने के लिए आपकी। So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.